स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले होम साइंस क्लास 12 के क्वेश्चन बैंक 2017 के। इससे पहले मैंने 2011 से लेकर 2016 तक के ऑल क्वेश्चन बैंक की तैयारी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करा दिए हुए हैं। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम 2017 के जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे होम साइंस के, उन सारे क्वेश्चन पे बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगा फ्रेंड्स, आप सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्लास को देखेंगे और अपना प्यार बांटेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। यानी इस 2017 में जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे सभी पे बात कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन बैंक की तैयारी करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक की जब तक हम तैयारी नहीं करते हमें पता नहीं चलता है एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए हमें क्वेश्चन बैंक की तैयारी करना काफी महत्वपूर्ण रहता है। जैसा कि हम आपको पिछले 2011 के वीडियो से ही बताते आ रहा हूं कि क्वेश्चन बैंक की तैयारी करना यानी एग्जाम की बेहतर तैयारी करना होता है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, जिन भी बच्चों का आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, या लैब चैट खुला हो तो लैब चैट में कम से कम ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर तो जरूर देंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? ऐसे कौन से तत्व है जो विकास को प्रभावित नहीं करता है? पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथियां या रोग एवं चोट? तो एक का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धन है जो विकास को प्रभावित नहीं करता है। ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें कौन गर्भावस्था की कठिनाइयां हैं? यानी गर्भावस्था की कठिनाइयां कौन है? अपरिकव जन्म या गर्भकालीन विषाक्तता या गर्भपात या उपरोक्त में से सभी? प्रश्न आपका बढ़िया सा क्वेश्चन, इस प्रश्न को समझना पड़ेगा। प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन गर्भावस्था की कठिनाइयां, यानी जब गर्भावस्था में रहते हैं तो कौन कौन से कठिनाइयां आता है? ऑप्शन ए में अपरिकव जन्म, ऑप्शन बी में गर्भकालीन विषाक्तता, और ऑप्शन सी में है गर्भपात, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी गर्भ अवस्था में महिलाओं को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके लिए बढ़िया सा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है, यानी गर्भावस्था में कोई भी महिला रहेंगे तो उसके प्रथम लक्षण कौन कौन से उनके अंदर परिवर्तन दिखाई देते हैं, कौन कौन से लक्षण आते हैं? ऑप्शन ए में मासिक धर्म का बंद हो जाता है, यानी जो मासिक धर्म चलता है वो बंद हो जाएगा। ऑप्शन बी में प्रातःकाल जी मचलना, ऑप्शन सी में बार बार मूत्र त्याग होना, और ऑप्शन डी में स्तनों के आकार में परिवर्तन। तो गर्भावस्था का प्रथम लक्षण आपसे पूछे तो 3 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, मासिक धर्म का बंद होना। ठीक है, मासिक धर्म का बंद होना यह गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? हेमोपेटाइटिस बी या एमआर या बीसीजी या डीपीटी? यानी क्षय रोग के निवारण के लिए हम कौन सा टीका लगाते हैं? हेपेटाइटिस बी या एमएमआर या बीसीजी और डीपीटी? तो आपका 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बीसीजी टीका लगाते हैं इसके निवारण के लिए, क्षय रोग के निवारण के लिए। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, काफी महत्वपूर्ण क्लास है, आप सभी ध्यान से देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ, यानी प्रतिबंधात्मक कानून कब लागू हुआ था? आहारीय मिलावट के लिए 4 जून 1955 को, 1 जून 1968 को, 1 जून 1954 को, या 1 जून 1955 को? तो आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून कब लागू हुआ था? तो 5 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 जून 1955 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाले बीमारी होते हैं रतौंधी, स्कर्वी, एनीमिया या बेरी-बेरी? विटामिन सी की कमी से कौन से बीमारी होते हैं? तो 6 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्वी। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है एमिनो एसिड, ग्लूकोज, वसीय अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप पूछे या सरलतम रूप पूछे तो 7 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा,
जाएगा ग्लूकोज। अगले क्वेश्चन है आपके लिए 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि वनस्पति दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है। वनस्पति जो दाग धब्बे होते हैं, हम आपको दाग कितने प्रकार को होते हैं ये भी पे चर्चा की, वनस्पति दाग क्या होता है इस पे भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे हम आपके क्वेश्चन में की तैयारी करा चुके हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। तो वनस्पति दाग धब्बे को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है, बोरेक्स द्वारा या अमोनिया द्वारा या वाशिंग सोडा द्वारा या इनमें से सभी। तो 8 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोरेक्स द्वारा इसे हटाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर वस्त्र आवश्यक है। वस्त्र किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए में शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, ऑप्शन बी में है शरीर को गर्म रखने हेतु, ऑप्शन सी में सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो देखिए वस्त्र हमें सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि शरीर के आवरण प्रदान करने के हेतु भी, शरीर को गर्म करने हेतु भी हमें जरूरी है वस्त्र पहनना और सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन प्राणिज धब्बा है। प्राणिज धब्बा कौन है, दूध है, चाय है, फूल है या सब्जी है। तो प्राणिज धब्बा पूछ रहा है, तो 10 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, दूध है जो प्राणिज धब्बा है। 11 नंबर क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मां के स्तन से निकलने वाले पहला दूध क्या कहलाता है। देखिए जो मां होते हैं और उसके स्तन से पहला दूध निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं या कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो आपका 11 का करेक्ट आंसर, 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं या कोलोस्ट्रम कहते हैं मां के दूध, मां के स्तन से पहला निकलने वाले दूध को। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए। देखिए ऑब्जेक्टिव है ना 2017 में आपका कितना पूछा गया था, 28 पूछा गया था। तो 28 प्रश्न पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मां के स्तन से निकलने वाले पहला दूध क्या कहलाता है, तो कोलोस्ट्रम। तो ये इस पे तो चर्चा की। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए। यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को जो सामान का उपभोग करते हैं, सामान का प्रयोग करते हैं, उसे कौन कौन से अधिकार दिए गए, चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार या इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, चयन का भी अधिकार दिया गया, सुरक्षा का अधिकार भी और उपभोक्ता शिक्षा का भी अधिकार दिया गया। 12 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए। तो हम आपको बताए हुए बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए, तो 6 माह के बाद बच्चों को पूरक आहार देना चाहिए, क्योंकि है ना 6 माह के बाद है ना बच्चों जो भी बच्चे रहते हैं वो अपने माह के दूध से अपने शरीर को जो भी पोषण की आवश्यकता है उसे वह पूरा नहीं कर पाते, बच्चों को जरूरी भी होता है देना। ठीक है, आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्राथमिक अंग है 3 है, 4 2 होता है या 5 होता है या 8 होता है। तो प्राथमिक अंग कितने होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 होता है। प्राथमिक अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन, दूध अच्छा स्रोत है कैल्शियम का, विटामिन ए का, विटामिन डी का या कार्बोहाइड्रेट का। दूध अच्छा स्रोत किस लिए माना जाता है, तो दूध अच्छा स्रोत कैल्शियम के लिए माना जाता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूध सबसे अच्छा क्या होता है, कैल्शियम के लिए होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के या 6 प्रकार के। तो रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं, तो 16 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, यानी 2 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन है आपके लिए 17 नंबर क्वेश्चन का सिरका है अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ है, चिकनाई विलायक या चिकनाई अवशोक। क्लास 10th में पढ़े होंगे सिरका क्या है, तो सिरका क्या है आपका 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अम्लीय पदार्थ है। क्या है, अम्लीय पदार्थ है। करेक्ट आंसर आपका ए, यानी यहाँ पे देखिए यानी हिंदी में दिया हुआ है क ख ग घ, तो हम तो यहाँ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है किसके लिए, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, इनमें से सभी। तो देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, तो 18 का भी आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी के लिए, बच्चों के लिए भी यह आवश्यक है, शिक्षकों के लिए भी आवश्यक है और अभिभावकों यानी माता पिता के लिए भी यह अभी जरूरी है। 19 नंबर क्वेश्चन, जंग का धब्बा है, जंग धब्बा है यानी जंग का धब्बा है, प्राणिज धब्बा है या खनिज धब्बा है या चिकनाई युक्त धब्बा है या वंशपतिक धब्बा है। तो जंग का धब्बा क्या है, तो 19 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, खनिज धब्बा। क्या हो जाएगा, खनिज धब्बा। जंग क्या है, एक प्रकार का खनिज धब्बा है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैगनी रंग है, प्राथमिक रंग है, द्वितीयक रंग है, तृतीयक रंग है या इनमें से कोई नहीं। तो बैगनी रंग है पूछे तो 20 का करेक्ट आंसर आप क्या
लगाइएगा, बी लगाइएगा, द्वितीयक रंग है। कैसा रंग है? तो द्वितीयक रंग है, दूसरे श्रेणी में रखा गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, वक्र रेखा या क्रॉस रेखा? कौन सी रेखा है जो लंबाई का आभासी है? तो 21 में आप लोग आंसर क्या लगाइए? ए लगाइएगा, खड़ी रेखा। क्या हो जाएगा? खड़ी रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का है किसान विकास पत्र खरीदते हैं दुकान से, बैंक से, डाकखाने से या LICG से? तो किसान विकास पत्र कहां से खरीदते हैं? तो 22 का आपको बताया हुए कहां से खरीदते हैं? तो डाक खाने से खरीदते। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई होनी चाहिए, यानी जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितना होता है? 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर? तो 23 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? तो सबसे शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्षय रोग फैलने का माध्यम है। क्षय रोग फैलने का माध्यम है दूषित वायु, दूषित भोजन, दूषित मिट्टी या इनमें से सभी? तो क्षय रोग फैलने का माध्यम है। तो 25 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दूषित वायु से क्षय रोग फैलते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? मौद्रिक आय है या प्रत्यक्ष वास्तविक आय है या अप्रत्यक्ष वास्तविक आय है या मासिक आय है? तो ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा आय है? तो 26 का एकदम इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, मौद्रिक आय है। क्या हो जाएगा? मौद्रिक आय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन और 27 नंबर क्वेश्चन उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है यानी ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? जो कीड़ा होते हैं अगर यह वस्त्र में लग जाते हैं यानी वस्त्र में जल जाते हैं तो बहुत सारे कीड़े तो यानी अपने जो वस्त्र रहते हैं ना, कपड़ा रहते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। तो कीड़ों को वस्त्र को दूर रखने के लिए किसका प्रयोग हम करेंगे? तो वो कीड़ा वस्त्र में नहीं आएंगे। सूखी नीम की पत्ती का या नेफ्थलीन की गोलियां का या समाचार पत्र की स्याही का या इनमें से सभी? तो 27 का भी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। सभी का प्रयोग हम कर सकते हैं, सूखी नीम पत्ती का भी, नेफ्थलीन की गोलियां का भी और समाचार पत्र की सहाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका दी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन का रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रश्न पे हम पहले भी चर्चा कर चुके। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज ये हम ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब इसी वीडियो में जाना कहीं नहीं, इसी वीडियो में जितने भी सब्जेक्टिव थे यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी पे चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण सेशन लेंगे। आप सभी ध्यान से क्लास को देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। देखिए ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, 12 प्रश्न पूछा गया था आपके जब 2000 यानी होम साइंस का जब 2017 में एग्जाम हुआ था तो उस समय टोटल के टोटल 12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में यानी 2 नंबर वाले में पूछा जाता था। कितने नंबर वाले में? 2 नंबर वाले में पूछा जाता था, जिसमें से क्या है यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। ये सभी को क्या करना है? परिभाषित करना है, यानी सबको बताना है यह क्या होता है। चेक के प्रकार कितने होते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। भोजन के परिभाषा, देखिए सब प्रश्न पे पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जैसे हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद आंसर को देखेंगे, एक एक परिभाषा को देखेंगे। ठीक है, तो भोजन के प्रकार देखना है और उसके बाद निर्जलीकरण क्या होता है इसको देखना है, किशोरावस्था क्या होता है, बेरोजगारी क्या होता है, अमीनो अम्ल क्या है, इस सभी का परिभाषा देखेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, इसका परिभाषा देखेंगे। प्राथमिक रंग क्या है, इसका परिभाषा देखेंगे। और अस्थायी दांत क्या होता है, इसका परिभाषा। गर्भवती माता क्या किस प्रकार से होता है, इसका परिभाषा देखना है। प्रोटीन के प्रकार का परिभाषा देखना है। उसके बाद बचत खाता का परिभाषा देखना है। यानी इन सारे प्रश्न का परिभाषा हमें लिखना है, यानी ये क्या होता है इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो चलिए एक एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे, टोटल 12 प्रश्न पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखिए, उसके बाद बस पहले ही बता दूं, ये लीजिए आपके लिए ना दीर्घ उत्तरीय में सभी का है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ये दीर्घ उत्तरीय में आपसे है ना प्रश्न पूछा
पूछा गया था। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय में, क्षत्रीय 18, 6 नंबर का रहता है, ठीक है। एक प्रश्न का अगर जवाब देते तो 6 नंबर आपको मिलता है, और 3 प्रश्न रहता है उसमें एक अथवा में भी दे देते हैं। अगर इसका मालूम नहीं तो इसका आंसर दीजिए, इसका मालूम है नहीं है तो इसका आंसर दीजिए, या इसका मालूम है तो इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर नहीं दीजिए, यानी आपको एक एक्स्ट्रा प्रश्न इसमें दिया गया है। तो इस प्रश्न को आप है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन सारे प्रश्न पे चर्चा करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन का आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन आपका था, पहला क्वेश्चन क्या था, चेक कितने प्रकार के होते हैं, है ना। चेक को परिभाषित कीजिए, या चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो चेक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का, वाहक चेक, आदेशक चेक और रेखक चेक। इस बात को याद रखिएगा, चेक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के चेक होते हैं। और कौन कौन होते हैं? तो वाहक चेक, आदेशक चेक और रेखक चेक, यह आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका था 2 नंबर वाले में, 2 नंबर वाले में दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या था कि भोजन को परिभाषित कीजिए। क्या था? भोजन को परिभाषित कीजिए। तो इसके परिभाषा में क्या लिखेंगे? मनुष्य भोजन की मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य क्या है? भोजन की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर का पोषण करता है, यानी भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर का क्या करता है? पोषण करता है। और विभिन्न भोज्य पदार्थ के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, यानी विभिन्न भोज्य पदार्थ में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं जो कि शरीर को पोषित करने की क्षमता रखते हैं। यानी जो शरीर को क्या करता है? पोषित करने का मतलब हुआ शरीर को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। शरीर को जैसे अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो हम कब तक जिंदा रख सकते हैं? नहीं ना रख सकते। तो इसीलिए हमको विभिन्न प्रकार के भोजन भी खाना जरूरी है, और क्योंकि विभिन्न प्रकार के भोजन खाएंगे तभी हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे, और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे तभी हम इस जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। इसमें लिखे हुए उसके बाद आगे मैं आपका लिखा हूं कि मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट किससे हमको सबसे जल्दी प्राप्त हो जाता है? तो चावल खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त हो जाता है। प्रोटीन के लिए दूध पीते हैं, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, लवण हो गया, जल हो गया। ये सभी प्रमुख यानी मुख्य पोषक तत्व है जो हम यानी आम आदमी भी इसका प्रयोग करते ही है, क्योंकि यह करना हमारे लिए जरूरी भी होता है, ठीक है। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका था, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका था निर्जीकलन किसे कहते हैं? निर्जीकलन किसे कहते हैं? यही था ना, निर्जीकलन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर में लिखेंगे शरीर में जल की कमी हो जाने की अवस्था में निर्जीकलन कहते हैं। यानी शरीर के कमी, यानी शरीर में जल की कमी जब होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्जीकलन कहते हैं। यानी जैसे ही शरीर में अगर जल की कमी हुआ तो वह क्या हो गया? निर्जीकलन हो गया। यदि शरीर में 10% जल कमी हो जाती है तो निर्जीकरण की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। देखिए कब होता है यह भी जान लीजिए। शरीर में अगर 10% तक है ना जल की कमी हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? यह निर्जीकरण की अवस्था उत्पन्न हो गई है इसके अंदर, ठीक है। जिस भी इंसान के अंदर यह क्रिया उत्पन्न हो। निर्जीकरण से बचने के लिए हम ORS का घोल देना चाहिए। निर्जीकरण जिसको भी हो जाए उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ORS के घोल दे सकते हैं, ताकि लवण तथा जल की उचित आपूर्ति शरीर में हो सके। इससे देखिए ORS का घोल देने से ना जल्दी में बहुत ही फास्ट मात्रा में लवण और जल की आपूर्ति हो जाते हैं उनके शरीर में। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका था किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए, या किशोरावस्था क्या होता है इसको बताइए। तो किशोरावस्था प्रायः 12 से 18 अथवा 21 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। देखिए किशोरावस्था किसे कहा जाता है? ये तो महिलाओं के लिए है, 12-18 पुरुष के लिए आता है और 21 भी। अब तो महिलाओं के लिए 18 रखिए और पुरुष के लिए 21 रखिए। ये देखिए हालांकि किशोरावस्था चालू हो जाता है 12 वर्ष से ही, क्या कहते हैं, पुरुषों के वो शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, स्त्रियों के शरीर में परिवर्तन आते हैं, जैसे स्तन में वृद्धि होना वगैरह वगैरह, क्या कहते हैं, मासिक धर्म का आना, और लड़के में क्या है अपने जो दाढ़ी होते हैं उसमें परिवर्तन आना, वो दाढ़ी को उगना, ये सब क्या किशोरावस्था जैसे ही आता है ना तो इस सब शरीर में परिवर्तन दिखने को मिलता है। उसके बाद यह बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य की अवधि होती है। सही है, ये बाल्यावस्था जो बचपन का अवस्था रहता है, और जो प्रौढ़ावस्था यानी जो क्या कहते हैं 45 वर्ष के बाद आता है अवस्था, इसके बीच का कड़ी होता है। ये इसके बीच का कड़ी कौन होता है? तो किशोरावस्था होता है। यह इस अवस्था में वृद्धि तथा विकास की गति तीव्र होती है। हाँ एकदम सही बात है। अगर इस अवस्था में हम रहते हैं तो इस अवस्था में देखिएगा ना लड़की सब काफी जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है। खास करके लड़की की बात करते हैं, लड़के तो बहुत कम हो पाते हैं, लेकिन लड़के भी इस अवस्था में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। ये सब इनके अंदर परिवर्तन होता रहता है। तो किशोरावस्था काफी महत्वपूर्ण अवस्था है। किशोरावस्था को परिभाषित करने के लिए कहे तो आप लोग इतनी इजी में परिभाषा दे दीजिए, आपको पक्का जो नंबर 2 नंबर का पूछा गया ना 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है,
एकदम धाकर क्वेश्चन था। आप देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन आपका था, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या था, कह रहा था आपका बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। क्या था, बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। तो बेरोजगारी को परिभाषित करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कार्य करने की इच्छा तथा योग्यता होते हुए भी व्यक्ति रोजगार नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। एकदम सही बात है। प्रश्न देखिए, यानी इतने आसान भाषा में मैं आपको प्रश्न का आंसर बता रहा हूं ना, जो आपको याद ही हो जाएगा। अगर 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए और अभी भी ध्यान से फोकस पे स्टडी रहेगा, यानी स्टडी पे फोकस रहेगा, तो आप एकदम एक एक प्रश्न को यहीं पे याद कर लीजिएगा। कह रहा है कार्य करने की इच्छा तथा योग्यता होते हुए भी जब व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, यानी देखिए कोई भी जो भी व्यक्ति हो उसके अंदर कार्य करने की इच्छा है, उनके अंदर योग्यता भी है कोई चीज का पास हुए, जैसे मान लीजिए बेरोजगार में सबसे ज्यादा हम ले सकते हैं, जिसे बहुत सारे व्यक्ति पढ़े लिखे रहते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती, तो क्या उसके अंदर एक तो नौकरी करने का इच्छा भी, यानी कार्य करने का इच्छा भी, और उनके पास योग्यता भी है, लेकिन उनको क्या है, रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, यह बेरोजगार है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। अब बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, शिक्षित बेरोजगार, मौसमी बेरोजगार, छिपी हुई बेरोजगारी। देखिए बेरोजगारी भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे शिक्षित बेरोजगारी, जैसे हम बताए ना अभी, बच्चों सबको अगर नौकरी नहीं मिलता है, बहुत पढ़ लिख लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगार। मौसमी बेरोजगारी यानी मौसम में भी बहुत आदमी बेरोजगार होते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी, ये 3 प्रकार के बेरोजगारी होते हैं। बेरोजगारी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 प्रकार के आपको बताया गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपके लिए 6ठा नंबर क्वेश्चन था, प्रोटीन को परिभाषित कीजिए। क्या था, अमीनो अम्ल को परिभाषित कीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन था आपका, अमीनो अम्ल को परिभाषित कीजिए। इसको अमीनो अम्ल को परिभाषित करके क्या लिखेंगे, इसके आंसर में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। लिखेंगे प्रोटीन जल अपघटन के बाद सब अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल के घट जाता है। देखिए प्रश्न को समझिएगा, आंसर को समझिएगा। आपका प्रश्न तो था, प्रश्न क्या था, अमीनो अम्ल क्या होता है, या अमीनो अम्ल को परिभाषित कीजिए। तो इसके आंसर में लिखेंगे प्रोटीन जल अपघटन के बाद, यानी प्रोटीन जल अपघटन के बाद अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल से हट जाता है। प्रोटीन जल है ना, जब अपघटन होते हैं तो सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल से क्या होते हैं, यह हट जाते हैं। अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। अतः क्या है, अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। दूसरे शब्दों में कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्द में हम समझे तो क्या है, कई अमीनो अम्ल मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह प्रोटीन का आधारीय स्तंभ है। यह क्या है, प्रोटीन का आधारीय स्तंभ है। कौन है, तो अमीनो अम्ल प्रोटीन का आधारीय स्तंभ है। मनुष्य के शरीर में 22 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर में 22 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आप अगर आपसे पूछे कि अमीनो अम्ल को परिभाषित कीजिए तो आंसर लिख सकते हैं। काफी बढ़िया सा आंसर बताया हूं और एकदम छोटा छोटा आंसर बताया हूं जो आपको याद ही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन था आपका, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 प्रकार का होता है, जैसा हम ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे, यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसको जान लेते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है। तो इसके आंसर में लिखेंगे, व्यक्ति के शरीर में वह क्षमता जिसकी सहायता से वह प्रतिजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस तथा अन्य रोगाणु आदि को परखकर नष्ट करके विकसित कर सके। प्रतिरक्षा शक्ति का प्रयोग प्रतिरोध क्षमता कहलाते हैं। देखिए रोग प्रतिरोध क्षमता कहलाते हैं। प्रश्न को समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर समझते हैं ना तो बढ़िया रहेगा आपके एग्जाम में। ये ऐसे क्वेश्चन है ना काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपका कह रहा था रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, तो इसका आंसर में लिखेंगे व्यक्ति के शरीर में की वह क्षमता जिसकी सहायता से, यानी व्यक्ति की किसी भी व्यक्ति के शरीर में वह क्षमता जिसकी सहायता से वह प्रतिजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस तथा अन्य रोगाणु आदि को परख कर, यानी जैसे अगर उसके अंदर बैक्टीरिया आ गया या वायरस आ गया या कोई अन्य रोग हो गए, रोगाणु हो गए, तो उसको क्या कर, वह परख लेता है और उसे नष्ट करके निकासित कर देता है, यानी वह बाहर कर देता है। बाहर निकासित कर सके यानी निकासित कर दिया। पर प्रतिरक्षा शक्ति या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अगर यह कर लेते हैं इंसान, यह चीज को कर लेते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, प्रतिरक्षा शक्ति या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो मनुष्य अपने से उत्पन्न नहीं कर सकते या प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होते हैं, और दूसरा कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसके लिए अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी के इंसान का घट जाता है, हम लोग भी आम भाषा में कहते हैं इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, अगर इसका
इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगा तो ये रोगों से यानी बीमारियों से लड़कर जल्दी स्वस्थ हो जाए। जैसे बुखार उखार लगता है तो बुखार लगे चाहे कोई भी चीज हमारे शरीर में होता है ना, तो समझिए वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण। अगर हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है तो हमें वह चीज हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमें जरूरी है रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन रंग क्या होता है। क्वेश्चन क्या था आपका, प्राथमिक रंग क्या होता है, यानी प्राथमिक रंग को परिभाषित कीजिए। तो उसको कैसे परिभाषित करेंगे, लाल पीला और नीला प्रथम श्रेणी अथवा प्राथमिक रंग कहलाते। इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन में आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा लाल कौन सी श्रेणी का रंग है तो प्राथमिक श्रेणी का, पीला कौन से तो प्राथमिक श्रेणी का, और नीला कौन सी श्रेणी का है तो प्राथमिक श्रेणी का रंग है। इसको याद रखिएगा, यानी लाल पीला और नीला प्रथम श्रेणी अथवा प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ये रंग किसी दूसरे रंग के संयोग से नहीं बनते। ये जो रंग होते हैं लाल पीला नीला, ये किसी दूसरे रंग के संयोग से नहीं बनते। प्राथमिक रंगों को विभिन्न अनुपात में मिलाने से अन्य सभी रंग प्राप्त होते हैं। देखिए प्राथमिक रंग ऐसे रंग होते हैं ना जिसको विभिन्न अनुपात में, यानी हम किसी भी अनुपात में दूसरे रंग में मिलाते हैं ना तो अन्य रंग प्राप्त हो जाते हैं हमें। तो यह जो है यह 3 रंग होते हैं जो प्राथमिक रंग होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका था, 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या था कि अस्थायी दांत को परिभाषित कीजिए। तो अस्थायी दांत को परिभाषित की, इतना इजी क्वेश्चन है, देखिए ना बस इतना लिख दीजिएगा ना आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अस्थायी दांत तो बालक में 6 से 8 माह के बीच दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। ये बात तो हम जानते हैं कि बालक में, किसी भी बालक में या बालिका में क्या होता है, 6 माह के बाद क्या होता है, दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और जब दांत निकलते हैं तो कितने अस्थायी दांत रहते हैं, तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। बस इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका था, 10 नंबर क्वेश्चन था गर्भवती माता को परिभाषित कीजिए। यही क्वेश्चन था ना, गर्भवती माता को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको एक एक क्वेश्चन यही पे याद हो जाए। लिखेंगे जब एक स्त्री अपने गर्भ में शिशु को धारण करती है, जब एक स्त्री अपने गर्भ में शिशु को धारण करती है तो उसे गर्भवती माता कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए कोई भी स्त्री है ना अपने गर्भ में क्या करते हैं, अपने गर्भ मतलब कह सकते हैं पेट में किसी शिशु को धारण कर लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गर्भवती माता कहते हैं। इस अवस्था में उसे विशेष देखभाल, पोषण, आराम, हल्का व्यायाम तथा चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता होती है। जैसे ही कोई स्त्री है ना, अगर वो अपने अंदर शिशु को धारण कर लेती है तो उस अवस्था में उसे पोषण की आवश्यकता होती है, आराम का, देखभाल का, किसी का व्यायाम का, चिकित्सा के परामर्श की, ये सभी की आवश्यकता उससे ज्यादा बढ़ जाता है। गर्भवती माता 300 अतिरिक्त कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। यानी गर्भवती माता जो होते हैं उसे 300 अतिरिक्त यानी 300 ज्यादा कैलोरी प्रतिदिन की उसका आवश्यकता बढ़ जाता है। उसको खाने के लिए 300 अतिरिक्त कैलोरी की मात्रा चाहिए। साथ ही प्रोटीन की भी जरूरी होता है, कैल्शियम का, फास्फोरस का, लौह लवण का अधिक आवश्यक पड़ते हैं। इन सभी का जैसे ही कोई भी माता गर्भ धारण करते हैं तो इन सभी का यानी अपने शरीर, उनके शरीर में है ना ज्यादा मात्रा में वो शरीर मांग करता है और वो माता जो गर्भ धारण किए रहते हैं वो अपने शरीर के लिए यह पूर्ति भी करते हैं। तो 10 का आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपका था, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन था और इसका आंसर भी बढ़िया सा हमें देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन था कि प्रोटीन के प्रकार। तो देखिए प्रोटीन के वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। प्रोटीन का प्रकार पूछा तो प्रोटीन के वर्गीकरण कितने अर्थी में किया जाता है, तो निम्नलिखित, यानी प्रोटीन का वर्गीकरण 3 खंडों में किया जाता है। कितने खंडों में किया जाता है, 3 खंडों में किया जाता है। जो पहला खंड गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। कितना पूछे आपसे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आप 2-3 तैयार कर सकते हैं। पूछेगा आपसे कि गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे 3 प्रकार के। पूछेगा भौतिक और रासायनिक विशेषता के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। दूसरा पूछेगा प्राप्ति के साधन के आधार पर प्रोटीन के कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। यह आपके प्रोटीन के इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद लिखेंगे गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें प्रथम आ जाएगा पूर्ण प्रोटीन, बी में आ जाएगा यानी दूसरे नंबर अनशंत पूर्ण प्रोटीन, ऑप्शन 3 में आ जाएगा अपूर्ण प्रोटीन। उसके बाद आपका ख में है भौतिक और रासायनिक विशेषता के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। इसमें लिखेंगे साधारण प्रोटीन, युग्म प्रोटीन,
प्रोटीन और प्राप्त प्रोटीन, यह 3 हो जाएगा इसमें। उसके बाद ग में लिखेंगे प्राप्त के साधन के आधार पर प्रोटीन, तो वनस्पतिक प्रोटीन और प्राणिज प्रोटीन, यह आपके प्रोटीन के आधार हो गए यानी प्रोटीन के प्रकार हो गए। ठीक है, तो ये 11 का आंसर काफी बढ़िया सा क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन आप है ना MVVI कर लीजिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन था। ठीक है, यह क्वेश्चन है ना आपकी एग्जाम में MVVI कर लीजिए, जितना VVI करना है कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका था बचत खाता क्या है, यानी सेविंग अकाउंट क्या होता है। सेविंग अकाउंट क्या होता है, तो इसके आंसर में लिखेंगे बचत खाता जनता में बचत की आदत को प्रोत्साहन देता है। यानी बचत खाता क्या करता है, जनता को बचत की आदत में क्या करता है, प्रोत्साहन देता है, यानी बचत करने के लिए उसे प्रेरित करता है। अधिकांश बैंकों में यह खाता 1000 रुपये जमा करके शुरू किया जाता है, यानी अधिकांश बैंक है जब जाइएगा बचत खाता खुलाने तो 1000 रुपये लेगा और आपके बचत खाता खोल देंगे। तो यह बस इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए हमने आपको ऑब्जेक्टिव का और 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर ली है, यानी तो देखिए हमने आपको ऑब्जेक्टिव के ऑल ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव में हम आपका 28 क्वेश्चन का और सब्जेक्टिव में 12 क्वेश्चन का 2 नंबर वाले का चर्चा किया। ठीक है, और जो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ना इसका चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखे हैं 3 प्रश्न था और तीन का एक और था, तो 6 प्रश्न था और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना काफी बड़े बड़े आंसर होते हैं, तो इसके लिए है ना आप हमारे 8920713254 पे मैसेज कीजिएगा ना, हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हम वहां पे प्रोवाइड आपको करवा देंगे। बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए यूं ही दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को यूं ही बेहतर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे और बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।